हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी खूबसूरती या गुण अंतिम भाग। अभी तक हमने पढ़ा कि आर्यन अपने ऑफिस के कार्य से घर वापस आ जाता है, लेकिन जिस जिससे भी वो मिलता है हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता की तारीफें होती हैं। घर आकर जब उसे अपने प्यार का एहसास होता है तो उसको पता चलता है कि प्रसन्नता उसको चिट्ठी लिखकर घर छोड़कर चली गई है। अब आगे आर्यन गाड़ी उठाकर कभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह जाकर पता करता है कि वो कहाँ गई होगी, क्योंकि इतना तो वो समझ चुका था, अगर वो अपने पापा के घर होती तो कभी उसे चिट्ठी ना लिखती। 2 घंटे इधर उधर भटकने के बाद आर्यन को कुछ पता नहीं चलता। दूसरी ओर आर्यन के माता पिता भी बहुत परेशान हैं। एक बार तो स्मिता जी विजय जी को आलोक जी के यहाँ फोन करने को भी कहती हैं, परंतु विजय जी मना कर देते हैं, कहीं प्रसन्नता के बारे में जानकर आलोक जी और सरोज जी भी परेशान न हो जाएं। स्मिता, सरोज भाभी कल ही तो वापस आई हैं, कहीं प्रसन्नता के बारे में जानकर वो फिर से बीमार न पड़ जाएं। मैं अभी वहाँ फोन नहीं करूँगा, तुम आर्यन से पूछो उसे कुछ प्रसन्नता के बारे में पता चला। तब तक मैं उस टैक्सी वाले के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मिल जाए तो पता चल जाएगा कि उसने प्रसन्नता को कहाँ छोड़ा है। वहीं आर्यन थक हार कर सड़क के किनारे बनी एक बेंच पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। किसी अनहोनी की आशंका से उसका मन बहुत घबरा रहा है। वो बार बार ईश्वर से प्रसन्नता की सलामती की दुआ मांग रहा है, बार बार कह रहा है, हे ईश्वर, मेरी गलतियों की सजा प्रसन्नता को मत देना। वो जहाँ कहीं भी हो ठीक हो, मुझे जल्द से जल्द उससे मिलवा दो। तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो खुशी को एक बार फोन करे और पूछे, शायद खुशी कुछ जानती हो। ये सोचकर वो केशव को फोन मिलाता है। केशव रात को आर्यन का फोन देखकर हैरान होता है। वो झट से फोन उठाता है और पूछता है, क्या बात है आर्यन, सब ठीक तो है? आर्यन भर्राई सी आवाज में बोलता है, कुछ भी ठीक नहीं है केशव, प्रसन्नता मुझे छोड़कर कहीं चली गई है। मैंने हर जगह उसे ढूंढा पर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। केशव पूछता है, लेकिन ऐसे कैसे वो चली गई? वो तो बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। आर्यन कहता है, सब मेरी गलती है, परंतु तुम एक बार खुशी से पूछ कर देखो, शायद उसे कुछ पता हो। केशव कहता है, ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं अभी खुशी से पूछता हूँ और फिर तुम्हें फोन करता हूँ। अगर खुशी को कुछ भी पता हुआ तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। केशव खुशी को बताता है। ये सुनकर खुशी चिंतित हो जाती है। वो केशव से कहती है, केशव, मेरी बहन की जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था, परंतु उसने कभी अपनी तकलीफ की भनक किसी को नहीं लगने दी। हम सब कितने निष्ठुर हैं, हमें सिर्फ अपनी अपनी खुशियों की परवाह थी, किसी ने भी कभी उसकी जिंदगी में झांक कर नहीं देखा। कितनी तकलीफ में थी मेरी बहन। लानत है मुझ जैसी बहन पर जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रही, और दूसरी ओर प्रसन्नता जिसने सबके बारे में अच्छा ही सोचा है। केशव खुशी को शांत करवाते हुए बोलता है, खुशी, ये वक्त पछतावे का नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो ये सोचो कि प्रसन्नता कहाँ गई होगी। आर्यन बहुत परेशान है। ये सुनकर खुशी वहीं बेड पर बैठते हुए कुछ सोचते हुए एकदम से बोलती है, केशव, मुझे शायद पता है कि वो कहाँ है, चलो तुम मेरे साथ अभी उसे वापस ले आते हैं। केशव और खुशी प्रसन्नता को ढूंढने निकल पड़ते हैं, परंतु घर में वो अपने माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते। रास्ते में वो आर्यन को फोन पर बताते हैं कि वो यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ एक अनाथालय है। खुशी को लगता है कि प्रसन्नता शायद वहाँ होगी। हम वहाँ जा रहे हैं, तुम भी सीधा वहाँ पहुँच जाओ। लगभग 1.5-2 घंटे बाद दोनों गाड़ियाँ उस अनाथालय के बाहर रुकती हैं। खुशी और केशव गाड़ी से बाहर उतरते हैं। आर्यन भी अपनी गाड़ी से बाहर आता है। आर्यन खुशी को कहता है, खुशी, सच में मेरी प्रसन्नता यहाँ होगी? खुशी आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, आर्यन, मुझे ऐसा लगता है, दरअसल जब हमारी शादी तय हुई थी तब प्रसन्नता ने पापा से कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती, बल्कि यहाँ रहकर बच्चों की देखभाल करना चाहती है। तब उसने इस अनाथालय की वार्डन सुमित्रा जी से भी बात कर ली थी। तब उन्होंने प्रसन्नता को यहाँ अपने साथ काम करने की परमिशन भी दे दी थी। मुझे लगता है कि शायद वो यहीं आई होगी। केशव उन दोनों की बात सुनकर बीच में ही बोलता है, हम यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, चलो अंदर चलकर देख लेते हैं। आर्यन बाहर बैठे चौकीदार से कहता है, मुझे यहाँ की वार्डन श्रीमती सुमित्रा जी से मिलना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। चौकीदार उन्हें अंदर ले आता है। रात के 1 बजे श्रीमती सुमित्रा जी अपने कमरे से बाहर आती हैं और 3 लोगों को घबराई हुई स्थिति में देखकर कहती हैं, क्या हुआ,
किसी बच्चे को यहाँ छोड़ने आई हो? तभी खुशी आगे आकर कहती है, हम यहाँ किसी बच्चे को नहीं, बल्कि मैं यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आई हूँ। सुमित्रा जी हैरानी पूर्वक पूछती हैं, तुम्हारी बहन? तुम किसकी बात कर रही हो? इतने में आर्यन फोन पर प्रसन्नता की फोटो दिखाते हुए कहता है, हम इस लड़की को ढूंढने आए हैं। क्या ये यहाँ आपके अनाथालय में काम करने आई है? प्रसन्नता की फोटो देखकर सुमित्रा जी उन सब के चेहरे गौर से देखती है, फिर कुछ सोचकर बोलती है, ये लड़की हमारे यहाँ नहीं आई है। ये सुनकर आर्यन लड़खड़ा जाता है। केशव उसे थामता है और कुर्सी पर बैठाता है। केशव सुमित्रा जी को हाथ जोड़कर विनती करता है, देखिए मैडम, ये इस लड़की के पति हैं और ये उसकी बहन है। अगर आप कुछ भी जानती हैं तो कृपया हमें बता दें, हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। खुशी और आर्यन को रोता हुआ देखकर सुमित्रा जी खुशी के आंसू पोंछते हुए बोलती हैं, तुम दोनों तो बच्चे की तरह रो रहे हो। मुझे तो उसने कहा था कि उसके किसी को जरूरत नहीं है, कोई भी उसके लिए यहाँ नहीं आएगा। रुको तुम सब, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। कुछ ही समय में प्रसन्नता आंखें मलती हुई आती है। सभी को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। खुशी भागकर अपनी बहन के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, तुमने मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? मुझे आज ही नहीं बल्कि हमेशा तुम्हारी जरूरत है। तुम तो जन्म से मेरा साथ निभाती आई हो, तो फिर अब क्यों मुझे छोड़कर चली गई? इतनी नाराजगी थी तो मुझे डांट लेती, मगर मुझे छोड़कर कभी ना जाना। प्रसन्नता खुशी की बात सुनकर उसे जोर से गले लगा लेती है। तभी आर्यन उठता है, भीगी आंखों से सिर झुकाकर अपनी की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। आर्यन की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर प्रसन्नता पिघल जाती है। वो आर्यन से कहती है, यहाँ आने का फैसला मेरा अपना था, तुम खुद को दोषी मत समझो। आर्यन प्रसन्नता की बात सुनकर सबके सामने अपने घुटनों पर बैठकर प्रसन्नता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, प्रसन्नता, लगता है तुमने मुझे माफ नहीं किया है, परंतु आज मैं सबके सामने तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या फिर से तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरे जीवन के सफर में मेरी हमसफर बनोगी? मेरी जिंदगी अधूरी है तुम बिन, अपना साथ देकर इसे पूरा करोगी? आर्यन के ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर प्रसन्नता खुशी से आंसू बहाते हुए हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ थी, तुम ही मुझे देख नहीं पाई। आर्यन उठकर प्रसन्नता को गले लगा लेता है। खुशी और केशव भी ये दृश्य देखकर खुशी से फूले नहीं समाते। सुमित्रा जी भी प्रसन्नता को खुश देखकर कहती हैं, प्रसन्नता, यहाँ वो बच्चे हैं और वो लोग हैं जिनका कोई अपना नहीं है। तुम्हारे पास तो तुम्हें प्यार करने वाले अपने हैं। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है? जाओ बेटी, अपनी जिंदगी खुशी से जियो और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों के रंग भरती रहो। आर्यन सुमित्रा जी को धन्यवाद देते हुए बोलता है, आप नहीं जानती, आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी है। अगर प्रसन्नता को यहाँ आकर सुकून मिलता है तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि हम महीने में एक बार यहाँ जरूर आएंगे। जितना हमसे हो पाएगा हम उतना अच्छा इन बच्चों के लिए जरूर करेंगे। केशव और खुशी भी इस कार्य में अपना योगदान देने के लिए कहते हैं। हंसी खुशी सब अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में आर्यन अपने पापा को भी बतला देता है कि वो प्रसन्नता को लेकर घर आ रहा है। गाड़ी में आर्यन अपना पसंदीदा गीत चलाता है और प्रसन्नता का हाथ अपने हाथ में लेकर गुनगुनाता भी है। आर्यन का ऐसा अंदाज देखकर प्रसन्नता शर्मा जाती है। अपना सर आर्यन के कंधे पर टिकाते हुए वो खुशी भरी आंखों से बारंबार कान्हा जी को धन्यवाद भी देती है, जिन्होंने उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी। आर्यन भी आज अपने असली प्यार को पाकर बेहद खुश और हल्का महसूस कर रहा है। मन ही मन वो मुस्कुराते हुए सोच रहा है कि उसकी आने वाली सुबह उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है, जिसने उसकी जिंदगी को प्यार की रोशनी से भर दिया है। दोनों घर पहुंचते हैं। आर्यन के मम्मी पापा प्रसन्नता को देखकर बहुत खुश होते हैं। स्मिता जी प्रसन्नता को प्यार से डांटते हुए कहती हैं, बेटी, एक बार भी तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे पापा रात भर से जाग रहे हैं। कोई भी बेटी अपने माँ बाप के साथ ऐसा करती है क्या? प्रसन्नता मम्मी पापा दोनों के आगे अपने कान पकड़कर माफी मांगती है। ऊपर से आर्यन हंसते हुए कहता है, पापा, अब आप अच्छे से इसके कान खींचिए, मुझे तो आप हमेशा इसके लिए डांट देते हो। विजय जी प्रसन्नता के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहते हैं, आगे से कभी ऐसा मत सोचना, इस घर पर और हम पर तुम्हारा आर्यन से ज्यादा हक है। प्रसन्नता पापा के गले लगते हुए कहती है, सॉरी पापा, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी।
आर्यन के माता पिता अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। आर्यन भी अपने किए हुए व्यवहार के लिए अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वो प्रसन्नता को हमेशा खुश रखेगा। अगले दिन आलोक जी विजय जी को फोन पर सहपरिवार घर आने का निमंत्रण देते हैं। वो बताते हैं, नरेंद्र भी अपने परिवार के साथ आज शाम हमारे यहाँ आ रहा है। असल में सरोज अपनी बेटियों और दामादों से मिलना चाहती हैं। हम सभी एक दूसरे से मिल भी लेंगे और इकट्ठे खाना भी खा लेंगे। विजय जी आलोक जी से कहते हैं, हम सब जरूर आएंगे। शाम के लगभग 5 बजे सभी लोग आलोक जी के यहाँ पहुँचते हैं। एक दूसरे के साथ बातें करते हंसी ठिठोली में समय बहुत अच्छी तरह से बीत रहा है। प्रसन्नता अपनी माँ के साथ खाना बनाने में मदद कर रही है। खुशी भी अपनी माँ के साथ खाना परोसने में मदद कर रही है। अपनी खुशी को काम करते देखकर और उसे इतना खुश देखकर सरोज जी काम करते करते रसोई घर में प्रसन्नता को गले लगा लेती हैं और रोते रोते बोलती हैं, लाडो क्या तू अपनी माँ को माफ कर पाएगी? मैं ही बहुत बदकिस्मत हूँ जो हीरे की कद्र न कर पाई। मुझे तेरे पापा ने सब बताया कि कैसे तुमने अपनी बहन की जिंदगी में खुशियाँ भर दी। खुशी ने भी मुझसे कहा है कि वो सिर्फ तेरी वजह से ही केशव जैसे अच्छे लड़के को समझ पाई है। वो तो ये तक कहती है कि केशव से ज्यादा अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। मैं तेरी माँ होकर तुझे पहचान नहीं पाई। ईश्वर द्वारा तुम्हारे रूप में मिले अनमोल उपहार की मैं कद्र न कर पाई। आज सभी लोग मेरी बेटी की बहुत तारीफ कर रही हैं। आज सबके सामने तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं ये सुनकर बहुत फक्र महसूस कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपनी माँ का इतना प्यार देखकर प्रसन्नता की आंखें भर आती हैं। अपनी माँ के गले लगकर वो कहती है, मैं हमेशा आपके गले लगने को तरसती थी माँ, परंतु मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती क्योंकि आप मेरी प्यारी माँ हो और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। सरोज जी प्रसन्नता को और जोर से गले लगा लेती हैं और उसे प्यार से चूमती भी हैं। ये देखकर खुशी भी अपनी माँ और बहन के गले लग जाती है। ऐसा प्यारा दृश्य देखकर कृष्णा जी रसोई घर में अंदर आते हुए कहती हैं, अगर तुम माँ बेटियों का मिलाप हो गया हो तो खाना लगा दो। सरोज जी अपनी बेटियों की और अपनी आंखें पोंछते हुए कहती हैं, माँ जी बस हम खाना लगा रहे हैं। कृष्णा जी सरोज जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, सरोज अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी दोनों बेटियां अपने घरों में खुश हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कान्हा जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। हंसी खुशी सब लोग खाना खाते हैं। विजय जी हलवा उठाकर खाते हुए बोलते हैं, मैं तो प्रसन्नता के हाथ के बने हलवे को खाने से खुद को नहीं रोक सकता, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि उसने मेरे लिए नहीं खास तौर से आर्यन के लिए बनाया है। तभी मालिनी जी भी कहती हैं, आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, जैसे ये गाजर का हलवा बनाया तो खुशी ने केशव के लिए है, परंतु खा हम रहे हैं। सभी हंस पड़ते हैं। प्रसन्नता और खुशी को शर्माते देख केशव और आर्यन भी हंस पड़ते हैं। खाना खाकर विजय जी आर्यन, प्रसन्नता और केशव खुशी को पास बैठाते हुए कहते हैं, हम सभी ने आज एक फैसला लिया है। असल में हम सब तुम चारों को ये बताना चाहते थे कि आज से तुम एक दूसरे का हमेशा साथ दोगे, एक दूसरे को उचित सम्मान दोगे, हमेशा खुश रहोगे। इसीलिए हम सभी माँ बाप की तरफ से तुम चारों के लिए गिफ्ट हैं। नरेंद्र जी और आलोक जी भी विजय जी का समर्थन करते हुए कहते हैं, ये गिफ्ट इन्हें तभी दिया जाएगा अगर ये कभी लड़ेंगे नहीं और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तभी स्मिता जी, मालिनी जी और सरोज जी भी कहती हैं, बस करो आप, अब हमारे बच्चों को गिफ्ट भी दे दो। चारों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। तभी विजय जी उन सबको बाहर घूमने जाने की टिकटें पकड़ाते हुए कहते हैं, तुम सब शादी के बाद कहीं घूमने नहीं जा पाई। कई उलझने थी तुम सभी के जीवन में, परंतु अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो हम सब चाहते हैं कि तुम चारों अपनी जिंदगी हंसी खुशी शुरू करो, घूमो फिरो, खुश रहो और अपनी इस नई जिंदगी के नए सफर की शुरुआत अपने हम सफर के साथ प्यार से करो। ये सब सुनकर आर्यन, प्रसन्नता और केशव खुशी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थामकर अपने भावी जीवन के सुख भविष्य की कामना के लिए सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और जीवन भर एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार रखने का वादा करते हैं। ये इनकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि इनके नए जीवन की खुशियों भरी शुरुआत है। किसी ने सही कहा है, चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में।
खुशी और प्रसन्नता की जिंदगी के सफर में मेरे साथ बने रहने का आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।